प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरागल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे और इसके द्वितीय भाग, जिसमें हम मंत्रिमंडल को मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है, शासन व्यवस्था में उसका रोल, उसकी भूमिका क्या है, और कैबिनेट प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसका उदय ब्रिटेन में हुआ, उसका महत्व क्या है। साथ ही हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से होता है, शासन में उसकी स्थिति क्या है, और मंत्रिमंडल शासन में किस प्रकार की भूमिका अदा करते हुए क्या कार्य करता है और उसके पास किस प्रकार की शक्तियां अस्तित्व में है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है। शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट औपचारिक दृष्टि से कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन में सर्वशक्तिशाली है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के चयन हेतु प्रधानमंत्री को एकाधिकार प्राप्त है। ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिमंडलीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री अपने विवेक से ही करते हैं। ब्रिटेन में चूंकि संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है तथा कार्यपालिका का दूसरा वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, जिसे हम राजनीति विज्ञान की भाषा में शासन का संवैधानिक प्रधान कहते हैं। परंतु सत्ता का वास्तविक प्रयोग वह नहीं करता। सत्ता का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के नाम से किया जाता है। कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है, जिसके द्वारा ब्रिटेन में शासन के संपूर्ण निर्णय लेते हुए शासन का वास्तविक उत्तरदायित्व वहन किया जाता है। बैजोट कहते हैं कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है। कैबिनेट कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। इसे राजनीतिक मेहराब की आधारशिला भी कहा गया है। कैबिनेट के बारे में रैमजे म्योर कहते हैं, कैबिनेट राज्य के जहाज का एक परिचालन केंद्र है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व तो पिछले कई सदियों से चलता आ रहा है, परंतु वर्तमान समय में सभी देशों में कार्यपालिका लगातार शक्तिशाली होती जा रही है और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में यह प्रवृत्ति देखी गई। परंपराओं के आधार पर सम्राट पूर्ण रूपेण एक औपचारिक प्रधान बनकर रह गया है और व्यावहारिक प्रवृत्तियों के कारण संसद की शक्तियों में कमी आ रही है और मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से ही आरंभ हो जाती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट के द्वारा किया जाता है, लेकिन सामान्यतः ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता के द्वारा किया जाता है। स्थापित परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अतः सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जबकि एक प्रधानमंत्री आकस्मिक रूप से त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी न हो, तो सम्राट प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार ऐसे अवसर आए हैं जबकि प्रधानमंत्री के चयन में सम्राट के द्वारा इस प्रकार का प्रयोग किया गया है।
पूर्व में ब्रिटेन के संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच के संबंधों को समकक्षों में प्रथम के रूप में विवेचित किया था। प्राइमस एंटर पेरिस फर्स्ट अमंग इक्वल्स। परंतु वर्तमान में मंत्रिमंडल की तुलना में प्रधानमंत्री की शक्ति, स्थिति और उसके प्रभाव में भारी वृद्धि हुई है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में वह अब प्रधान की भूमिका अदा करने लगा है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषकों ने प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसे प्रधानमंत्री सरकार के रूप में विवेचित किया है। मंत्रिमंडल कार्यालय, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिवालय भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री के अधीन होकर काम करता है। इसका प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होता है, जो कि गृह लोक सेवा का भी प्रमुख होता है। यह कार्यालय ब्रिटिश सरकार का नाड़ी केंद्र माना गया है और सरकार के मुख्य समन्वयकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रिमंडल तथा इसकी समितियों के लिए कर्मचारी एजेंसी का भी काम करता है। मंत्रिमंडल जिस रूप में कार्य करता है वह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं, उसके सदस्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं और इस प्रकार एक केंद्रीय समिति के रूप में मंत्रिमंडल कार्य करता है। मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों के आधार वैधानिक न होकर परंपरागत ही है, लेकिन ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण और बेहतर परंपरा यह है कि वहां एक छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की एक अद्वितीय संस्था है। इसका गठन शासक मंत्रिमंडल को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य में मंत्रिमंडल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विरोधी दल के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में विरोधी दल को सरकारी मान्यता प्रदान होती है और सरकार के रूप में यह सुसंगठित होता है। अपने छाया मंत्रिमंडल के साथ यह समानांतर सरकार चलाता है। शासक मंत्रिमंडल के प्राय सभी प्रत्येक सदस्य पर छाया मंत्रिमंडल के तदनुसार सदस्य द्वारा निगरानी रखी जाती है। छाया मंत्रिमंडल के सदस्य उनको सौंपे गए विभागों के कार्यों को गहराई से जांचते और परखते रहते हैं और इसी आधार पर वे किसी निश्चित मंत्री और उसके विभाग की आलोचना करते हैं। संसदीय बहस में वे मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामना करते हैं। सरकार बदलने की स्थिति में छाया मंत्रिमंडल वैकल्पिक मंत्रिमंडल का कार्य करता है। इसी कारण से आइवर जेनिंग्स ने विरोधी दल के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा है। उसको शासन में एक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उसे सरकार द्वारा वेतन भी दिया जाता है। यहां हम मंत्रिमंडल के कार्यों एवं शक्तियों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि मंत्रिमंडल के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। अर्थात मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने का है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, अर्थात गृह नीति कैसी होगी और उसके साथ साथ विदेश नीति किस प्रकार की बनाई जाएगी। रैमजे म्योर इस संबंध में कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा को परिभाषित करता है और यह निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामयिक समस्या को किस प्रकार से हल करने का प्रयास मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है
राष्ट्रीय कार्यपालिका के रूप में कार्य। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट मात्र संवैधानिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल कार्य करता है। शासन के समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में उसी के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की पूर्ण देखभाल भी करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रिमंडल के निश्चित सदस्य को देना होता है। इसी प्रकार संसद में मंत्रिमंडल व प्रशासन के विविध विभागों के कार्यों की जो आलोचना की जाती है उसे दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को शासन के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता प्रस्तुत होती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय आवश्यक तत्व है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस प्रकार का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो और उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की भी स्थापना की जाती है। मंत्रिमंडल इन सभी के अतिरिक्त विधि निर्माण संबंधी कार्य करता है। देखने में यह आभास होता है कि विधि निर्माण करना संसद का सबसे बड़ा कार्य है। संसद इसीलिए निर्मित होती है, परंतु संसद में कौन से कार्य किए जाएंगे, कौन सी विधियां लाई जाएंगी और उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का होगा, यह निर्धारित करने का कार्य मंत्रिमंडल का होता है। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है बल्कि विभिन्न विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। संसदीय व्यवस्था में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद में अविच्छिन्न संबंध रहता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है और संसद में प्रस्तावित करता है और बहुमत के समर्थन के आधार पर उसे पास करवाता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के द्वारा वित्तीय कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृति कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। बजट वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार करवाते हैं, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। और इस दृष्टिकोण से लिया जाए तो वित्तीय आधारों पर मंत्रिमंडल संसद में अपनी सरकार का नेतृत्व करते हुए सभी वित्तीय कार्य करवाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं
और समूची शासकीय नीतियां मंत्रिमंडल के नेतृत्व में तैयार की जाती है और उसी के नेतृत्व में क्रियाशील भी की जाती है। मंत्रिमंडल शासन का वास्तविक प्रधान है और समूचे शासन की केंद्रीय धुरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।